हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासेस विद पूनम। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग ऑफ महाभारत। इस चैप्टर में हमने 6th सेंचुरी BCE से लेकर 6th सेंचुरी CE तक के टाइम पीरियड को पढ़ा कि उस टाइम पीरियड पर सोसाइटी कैसी थी। पूरी की पूरी सोसाइटी जो है 4 वर्णास में डिवाइड थी और इन्हीं वर्णास के अकॉर्डिंग सबके ऑक्यूपेशन भी डिवाइडेड थे। समाज में कुछ जातियां भी थी, कुछ जातियां ऐसी भी थी जिनको अनटचेबल समझा जाता था, इवन जिनको देखना भी बुरा समझा जाता था। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है? यूजिंग ऑफ महाभारत। महाभारत को यूज़ करके हमने जो है उस सोसाइटी के उस टाइम की पीरियड की सोसाइटी के बारे में पता चला। आप सबको पता है कि महाभारत की कहानी जो है कौरवों और पांडवों की लड़ाई की कहानी है, जिसमें वो राज सत्ता को पाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, जिसमें पांडव जीत जाते हैं। बट इसके साथ साथ उस टाइम पीरियड पर सोसाइटी में क्या नॉर्म्स थे, क्या ट्रेडिशंस और कस्टम्स को यूज़ किया जाता था, ये सारी चीज़ें भी महाभारत में लिखी हुई हैं। ओके, तो आज हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिगिन वर्किंग ऑन द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन यानी कि आज जो महाभारत को हम पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर काम करना किसने स्टार्ट किया था? VS सुखांतकर ने। किसने? VS सुखांतकर ने इसको क्रिटिकल एडिशन को जो है कंपाइल करना शुरू किया था। नेक्स्ट वन इज, हाउ लॉन्ग इट टुक टू कंप्लीट द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। महाभारत का ये जो क्रिटिकल एडिशन है, इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम पीरियड लगा? 47 ईयर्स। व्हाट इज संस्कृत टर्म कुल यूज टू डिफाइन। संस्कृत में एक टर्म का यूज किया जाता है कुल, इसका मीनिंग क्या होता है? फैमिलीज। व्हाट इज संस्कृत टर्म जंती यूज टू डिफाइन। एक और वर्ड जंती का यूज़ किया जाता है संस्कृत में, इसका मीनिंग होता है लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ किनफॉक। किनफॉक का मीनिंग है रिलेटिव्स, मतलब हमारे रिलेटिव्स का जो नेटवर्क होता है, लाइक हमारी बुआ हैं, मामा हैं, मौसी हैं, तो ये जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं और उनका जो नेटवर्क है दैट इज़ कॉल्ड किनफॉक, और इसको संस्कृत में कहा जाता है जंती। ओके, नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द संस्कृत टर्म वंश यूज टू डिफाइन। जो संस्कृत टर्म वंश है, इसका यूज किसको डिफाइन करने के लिए किया जाता है? लिंगास को। नेक्स्ट, डिफाइन पेटलिनी। पेटलिनी क्या होता है? इट मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। इसका मीनिंग है कि भाई फादर के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटे को मिलेगी, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, तो इस तरह से ये चेन जो है चलती ही चली जाती है। तो इसको कहा जाता है पेटर्लिनी। इसके ऑपोजिट एक और वर्ड है मेटरलिनी, जहाँ पर मदर की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, मतलब मदर की साइड से जो ये चेन चलती है तो मेटरलिनी, और फादर की साइड से चलती है तो पेटरलिनी। नेक्स्ट वन इज, व्हाट डज एंडोगैमी रेफर टू। एंडोगैमी क्या होती है? इट इज़ अ मैरिज विद इन अ यूनिट। एक ही गोत्र में जब शादी होती है तो इसको एंडोगैमी कहा जाता है। गोत्र से बाहर जब शादी की जाती है तो दैट इज कॉल्ड एक्सोगैमी। पॉलीगैमी होती है जब एक मैन की बहुत सारी वाइफ्स होती हैं, और पॉलिएंड्री का मीनिंग होता है जब एक विमेन के बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं। लाइक पांडवास की एक ही बीवी थी द्रौपदी, तो वो किस तरह की मैरिज थी? पॉलिएंड्री मैरिज थी। ओके, नेक्स्ट वन इज, व्हाट डज पुत मीन इन संस्कृत। संस्कृत में एक और वर्ड का यूज किया जाता है दैट इज पुता, इसका मीनिंग होता है सन। नेक्स्ट इज, द गोत्रास वर नेम्ड आफ्टर होम। जो हम ये अपने नेम के पीछे सर नेम लगाते हैं जिसको गोत्र कहा जाता है, ये किसके नेम पर रखे जाते थे? द गोत्रास वर नेम्ड आफ्टर द वैदिक सीयर्स। जो हमारे वैदिक संत होते थे, ऋषि होते थे, उन्हीं को नाम को आज हम गोत्रास के रूप में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द अर्लीस्ट उपनिषद। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? दैट इज बृहदारण्यक। कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। डैश वो द ओल्डेस्ट सन ऑफ गांधारी। गांधारी का सबसे बड़ा बेटा था दुर्योधन। व्हाट डज पुरुष सुक्ता डिस्क्राइब। पुरुष सुक्ता क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब द सेक्रीफाइस ऑफ द पुरुषा द प्राइमेवल मैन। प्राइमेवल मतलब आदिम मानव। आदिम जो मैन था
उसके सेक्रीफाइस को डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से उसने सेक्रीफाइस किया, और उसके सेक्रीफाइस करने के बाद जो ये 4 वर्णास हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों के चारों वर्णास का ओरिजिन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो है पुरुष सूक्ता में डिस्क्राइब की गई हैं। संस्कृत टेक्स्ट यूज द टर्म टू डैश टू डेजिग्नेट मर्चेंट। संस्कृत में मर्चेंट्स के लिए कौन सी टर्म का यूज़ किया जाता है, यानी कि संस्कृत में मर्चेंट को, व्यापारियों को क्या कहा जाता है, वणिक। हु रोट मृच्छकटिका। मृच्छकटिका किसने लिखी है, शूद्राक ने। मृच्छकटिका जो है ये भी एक तरह का संस्कृत टेक्स्ट है जिसमें 10 प्लेस लिखे हुए हैं। ओके, और सभी प्लेस में सोसाइटी में क्या क्या हो रहा था, सोसाइटी में किस तरह से जाति और वर्णास थी, उन सब को बताया गया है, दैट इज मृच्छकटिका। तो ये जो है शूद्राक के द्वारा लिखी गई है। एकलव्य बिलोंग टू विच कैटेगरी, निषाद। Who were referred as the मल्लेज। मल्लेज किन्हें कहा जाता था, नॉन संस्कृत स्पीकिंग पीपल। ऐसे लोग जो संस्कृत नहीं बोलते थे उन्हें मल्लेज कहा जाता था। नेक्स्ट वन इज हाउ इज द टर्म राक्षसा इंटरप्रेटेड बाय द सम हिस्टोरियंस। कुछ हिस्टोरियंस ने राक्षस टर्म को किस तरह से जो है डिस्क्राइब किया है। सम हिस्टोरियंस इंटरप्रेट दैट द टर्म राक्षसा वॉज यूज टू डिस्क्राइब पीपल whose practices different from those laid down in the Brahmanical text। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि राक्षस वो लोग होते थे जिनके प्रैक्टिसेस ब्राह्मण टेक्स्ट में लिखी हुई प्रैक्टिसेस से अलग होती थी। मतलब ब्राह्मणों में जो भी प्रैक्टिसेस लिखी हुई होती थी कि भाई कौन लोग कौन सी ऑक्यूपेशन करेंगे, कौन सी जाति कहाँ पर रहेगी, किस तरह के काम करेगी, जो लोग इन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, राक्षस कहा जाता था। ओके, The people who handle corpses and dead animals were called। ऐसे लोग जो कि corpses मतलब मरे हुए जानवर जो होते हैं उनको, और डेड एनिमल्स और शवों को, लाशों को हैंडल करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, चंडाल। मतलब ये वो लोग होते थे जो किनको, लाशों को हैंडल करते थे। मतलब अगर गांव में किसी के रिलेटिव्स नहीं होते थे और वो मर जाते थे तो उसकी लाश को चंडाल को सौंप दिया जाता था और वही जो है उसकी अंतिम क्रिया करते थे। ओके, वट वॉज द्रौपदीज क्वेश्चन टू युधिष्ठिर आफ्टर हिज डिफीट इन गैम्बल। जब युधिष्ठिर जुए में हार जाता है तो द्रौपदी उससे एक क्वेश्चन पूछती है, और वो क्वेश्चन क्या था, शी आस्क्ड हिम वेदर ही हैड लॉस्ट हिमसेल्फ बिफोर स्टेकिंग हर। वो उससे पूछती है कि क्या वो जो है खुद को हार चुका है उससे जुए में लगाने से पहले। आपने अगर महाभारत की कहानी को पढ़ा हो तो युधिष्ठिर जो है द्रौपदी को भी जुए में लगा देता है। मतलब वो अपना सब कुछ हार जाता है, पहले अपना राजगद्दी हारता है, फिर अपना पूरा का पूरा राज्य हार जाता है, फिर अपने भाइयों को हारता है, अपनी सेना को हारता है, और लास्ट में वो द्रौपदी को भी दाव पर लगा देता है। तो तब द्रौपदी क्वेश्चन पूछती है कि क्या मुझे दाव पर लगाने से पहले आप खुद को हार चुके हैं। तो इस पर वो एक और क्वेश्चन पूछती है, अगर आप खुद को हार चुके हैं तो एक हारा हुआ इंसान दूसरे को जो दाव पर नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है द्रौपदी के द्वारा पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज नेम एनी 2 डिफरेंट वेज ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ फॉर मैन अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि किस तरह से एक आदमी जो है वेल्थ को एक्वायर कर सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सकता है। तो उसके तरीके कौन कौन से, इनहेरिटेंस, एक तो उसको अपने पिता की प्रॉपर्टी मिले, फाइंड करके, परचेज करके, जीत के, इन्वेस्ट करके यानी कि वही पैसा लगाकर खरीदना, वर्क और एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट फ्रॉम गुड पीपल, काम करके या फिर गुड पीपल यानी कि जो अच्छे लोग होते थे, जिस तरह से नॉबल्स होते उनसे अगर उन्हें प्रॉपर्टी मिलती है गिफ्ट के रूप में, तो इस तरह से एक मैन को जो है वेल्थ को, अपनी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता था। इसी तरह से विमेन के बारे में भी लिखा हुआ है कि विमेन किस तरह से प्रॉपर्टी को, वेल्थ को एक्वायर कर सकती थी। मैरिज में टोकन ऑफ अफेक्शन फ्रॉम ब्रदर, मदर, फादर एंड हस्बैंड। मैरिज में मिला हुआ उसका जो भी धन होता था, जिसको स्त्री धन कहा जाता था, दहेज जिसको कहा जाता है, या फिर उसे जो है अपने ब्रदर, मदर, फादर, हस्बैंड से जो भी कुछ टोकन ऑफ अफेक्शन मिलता है वो भी इस तरीके से भी वो जो है वेल्थ को एक्वायर कर सकती है। मतलब वो काम करके, परचेज करके, जीत के, इन तरीकों से जो है वेल्थ को एक्वायर नहीं कर सकती थी। Next one is, what is the title of the story which is a dialogue between the अवंतीपुत्र and the कंचना। कंचना के बीच में और अवंतीपुत्र के बीच में एक
वाद विवाद हुआ है। तो वो वाद विवाद कौन सी स्टोरी का टाइटल है? वो है मच्छिमा निकाय। इस वाद विवाद में जो वो एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या ये सही चीज़ें हैं जो ब्राह्मणों ने हमारी सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, क्या सच में ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं? क्योंकि ये 4 जो वर्णास थे इसमें ब्राह्मणों ने खुद को अपने सबसे ऊपर रखा था। तो ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि क्या सच में ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं। ठीक है, तो ये जो टाइटल, ये जो स्टोरी है वो कहाँ से ली गई है? मच्छिमा निकाय से ली गई है। नेक्स्ट वन इज पुरानुरु इज अ पोएम ऑफ डैश लिटरेचर, दैट इज तमिल संगम। नेक्स्ट, विच एनेसेंट टेक्स्ट सजेस्टेड ओरिजिनली ह्यूमन बींग्स डिड नॉट हैव फुली इवॉल्व्ड बॉडीली फॉर्म। कौन से टेक्स्ट जो है ये सजेस्ट करते हैं कि जो ओरिजिनली ह्यूमन बींग है वो पूरा का पूरा बॉडी का मतलब हार्ड हड्डी और मांस का नहीं बना हुआ, उसके अंदर सोल भी होती है। दैट इज रिटन इन सुत्त पिटका। नेक्स्ट इज द पीरियड ऑफ द प्रिपरेशन एंड द पब्लिकेशन ऑफ द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारता इस महाभारता के क्रिटिकल एडिशन को कंप्लीट करने में 47 ईयर्स लगे थे। और वो कौन से थे? 1990 से स्टार्ट करके 1966 तक वो कंप्लीट किया गया था। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द ऑक्यूपेशंस ऑफ क्षत्रिय। क्षत्रियों का कौन सा ऑक्यूपेशन होता था? ए इज द राइट आंसर, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड गिव गिफ्ट्स। सेक्रीफाइसेस यानी कि यज्ञ करना और गिफ्ट देना, ब्राह्मणों को गिफ्ट देना। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ड्यूटीज एज लेट डाउन इन मनुस्मृति फॉर द चंडाल। चंडालों के लिए मनुस्मृति में कौन सी ड्यूटी लिखी हुई है? पहले जो है सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। दे हैड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। हाँ, उन्हें गांव के बाहर रहना होता था, ये चंडालों के लिए बिल्कुल सही है। दे हैड टू यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल, उन्हें फेंके हुए बर्तन यूज़ करने होते थे, ये भी बिल्कुल सही है। वो जो है नए बर्तन खरीद कर यूज़ नहीं कर सकते थे। गांव में जो लोग होते थे और जिन बर्तनों को वो लोग फेंक देते थे उन्हीं बर्तनों को वो यूज़ करते थे। दे वर एक्सपोज टू वियर ओल्ड क्लोथ्स ऑफ द विलेजर्स एंड ऑर्नामेंट्स मेड फ्रॉम द शेल्स। वो जो है शेल्स के बने हुए ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ये बिल्कुल गलत है। वो जो है आयरन के बने हुए ऑर्नामेंट्स पहनते थे। तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग चंडालों के लिए ये गलत है। एक और पॉइंट रहता है, इट वॉज देयर ड्यूटी टू सर्व द एक्सक्यूजनर एंड डिस्पोज द बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नॉट रिलेटिव्स। और ये उन्हीं की ड्यूटी थी कि जिन लोगों के रिलेटिव्स नहीं होते थे उनकी बॉडीज़ को डिस्पोज करना, ये भी बिल्कुल सही है, ये चंडालों की ही ड्यूटी होती थी। तो ए, बी और डी जो है चंडालों की ड्यूटीज़ थी मनुस्मृति के अकॉर्डिंग, और ये नहीं था। वो यहाँ पर शेल्स की जगह कौन से ऑर्नामेंट्स पहनते थे? आयरन के ऑर्नामेंट्स पहनते थे। ओके, next question is which of the following strategies were evolved by Brahmins to inform the norms of Varna order from 6th century BCE to 6th century CE। जो 6th century BCE से लेकर 6th century CE तक का टाइम है उसमें 4, मैंने अभी आपको बताया कि पूरी सोसाइटी 4 वर्णास में डिवाइडेड थी। तो ब्राह्मणों ने ही इन 4 वर्णास को जो है डिस्क्राइब किया था। अब ब्राह्मण जो है कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाते थे कि सभी लोग जो है उसको माने? फर्स्ट वन इज ब्राह्मण यूज टू एम्फेसाइज दैट द वर्णा सिस्टम इज डिवाइन। ये बिल्कुल सही है। ब्राह्मण सभी लोगों को यही कहते थे कि जो ये वर्णा सिस्टम है ये डिवाइन सिस्टम है, मतलब भगवान ने ही इसको फिक्स किया है। नेक्स्ट, ब्राह्मण ट्राई टू कन्विंस पीपल दैट देयर ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस आर डिटरमिन्ड बाय बर्थ। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन इज ब्राह्मणास वाज एडवाइज द किंग्स to ensure that the people follow the norms of the varna system within their kingdom। ये भी बिल्कुल सही है। तो all of these, D is the right answer। ये बिल्कुल सही, सारी की सारी सही बातें हैं। ब्राह्मणास जो है इन्हीं स्ट्रेटजीज का यूज़ करते थे, जितने भी नॉर्म्स होते थे उन सब को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट the importance of the gender differences in the early societies from century 600 BCE to 600 CE। 600 CE से BCE से लेकर 600 CE तक जेंडर को लेकर क्या क्या बातें लिखी हुई थी? सोसाइटीज वर पैटर्नल इन नेचर, बिल्कुल सही। विमेन वर अलाउड टू गिव लैंड ग्रांट्स, नो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। विमेन को किसी तरह की जो है लैंड जो है ग्रांट नहीं की जाती थी। सन्स वर कंसिडर इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द फैमिली, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट वन इज शक हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड बाय द ब्राह्मणास एस मल्लेज। शख्स जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, ब्राह्मण उनको क्या कहते थे? मल्लेज कहते थे, और वो अपने आप को क्षत्रिय कहते थे। ओके, क्योंकि शकों ने बहुत लंबे टाइम तक
रूल किया है और इसीलिए वो अपने आप को क्षत्रिय कहते थे। पर ब्राह्मण कहते थे कि वो मल्लेच थे और मल्लेचों से जो है उन्होंने राज्य किसी से कॉन्कर किया और फिर उसके बाद वो यहाँ के राजा बन बैठे हैं। Next question is, which of the following statement is correct about the classification of the people in terms of Gotra under the Brahmanical practice and around 1000 BCE onward? 1000 BCE के बाद ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस में गोत्राज के बारे में क्या लिखा हुआ है कि गोत्र किस तरह से चलेंगे। आफ्टर मैरिज वीमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र, बिल्कुल सही। मैरिज के बाद जो है वीमेन अपने फादर के गोत्र को कंटिन्यू नहीं करेंगी, उसको वहीं पर छोड़ देंगी, गिव अप कर देंगी। दे वर सपोज टू अडॉप्ट द गोत्रा ऑफ देयर हस्बैंड, ये भी बिल्कुल सही है। अनदर इंपॉर्टेंट रूल वॉज दैट मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्रा कुड नॉट मैरी, एक और इम्पॉर्टेंट रूल था कि जो सेम गोत्र के मेंबर थे वो एक दूसरे के साथ मैरिज नहीं कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी ABC सही हैं, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट वन इज ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारता वॉज कंपोज्ड बाय, और जो महाभारता की ओरिजिनल स्टोरी है वो किसके द्वारा कंपोज की गई है, सुत के द्वारा कंपोज की गई है। सुत वो लोग होते थे जो राजा के रथ को चलाते थे। तो राजा के रथ को जब चलाया गया तो उन्होंने महाभारत की जब लड़ाई हुई, राजा के रथ को चलाने वाले जो लोग थे उन्होंने ही बताया कि किस तरह से लड़ाई हुई थी कौरवों और पांडवों के बीच में, और जो मेन स्टोरी है वो किसके द्वारा, सुतों के द्वारा ही लिखी गई है। What was the object of the टीम VS सुखांतकर? VS सुखांतकर की जो टीम थी उनका क्या ऑब्जेक्ट था, क्या पर्पस था? प्रिपेयर क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारता, महाभारता के क्रिटिकल एडिशन को प्रिपेयर करना। हु रीबिल्ड द सुदर्शन लेक? सुदर्शन लेक को किसने दोबारा से बनाया था? रुद्र दमन ने बनाया था, जो कि एक शक रूलर थे। नेक्स्ट वन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन, तो विच वन इज करेक्ट? फर्स्ट असर्शन क्या दिया हुआ है कि वीमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्रा एंड टेक अप देयर हस्बैंड्स गोत्रा, ये बिल्कुल सही है। आफ्टर मैरिज वीमेन हैड मैरिड सातवाहन रूलर रिटेन देयर फादर्स गोत्रा इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग नेम्स ड्राइव फ्रॉम देयर हस्बैंड्स गोत्रा नेम। जो सातवाहन रूलर्स की विमेन थी उन्होंने शादी के बाद अपना हस्बैंड का गोत्र लेने के बजाय अपने फादर के गोत्र को ही कंटिन्यू किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही हैं, लेकिन ए जो है आर को पूरी तरह से मतलब उसको डिफाइन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर होगा B1 कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन आर जो है ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, वो एक अनदर फैक्ट बता रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज look at the figure given below, identify and name the terracotta sculpture belonging to the 5th century CE। ये जो पिक्चर है ये 5th century CE की है, इसको ध्यान से देखना है, पहचानना है और उसका नेम बताना है। देखिए, इट इज़ द अर्लीस्ट स्कल्पचर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीन फ्रॉम द महाभारता, ये महाभारता का सीन है। इट इज़ टेकन फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द अहिछत्र, उत्तर प्रदेश की अहिछत्र नेम के प्लेस की वॉल्स पर ये सीन बना हुआ है और वहीं से इसको लिया गया है। ओके, महाभारता का ये सीन है। लुक एट द इमेज गिवन बिलो, व्हाट इज डिपिक्टेड इन द इमेज, इमेज में क्या दिखाया हुआ है, इस इमेज को देखना है और इसमें देखना है हमें कि क्या दिखाया हुआ है। इट इज़ अ स्टोन स्कल्पचर फ्रॉम गांधारा बिलोंग 3rd century CE। इन दिस इमेज मेडिकेंट इज सीकिंग, ये जो है किससे, गांधार से बिलोंग करता है और इसमें जो भिखारी है वो भीख मांग रहा है, आर्म्स ले रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जाति सोशल मोबिलिटीज। जो जातीज और सोशल मोबिलिटीज थी उनके बारे में इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है। जातीज लाइक वर्ण बेस्ड ऑन बर्थ, बिल्कुल सही है। जस्ट लाइक वर्णास द नंबर ऑफ जातीज वर फिक्स्ड, ये बिल्कुल गलत है कि वर्णास तो सिर्फ 4 थे लेकिन जातीज अनन्यूमरेबल थी, वो जो है बिल्कुल भी फिक्स नहीं थी। जातीज वॉज डिफरेंट ऑक्यूपेशन समटाइम्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू श्रेणीज एंड गिल्ड, ये भी गलत है। ठीक है, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस तो होते थे लेकिन वो श्रेणीज और गिल्ड्स नहीं बनाते थे। सिर्फ ए जो है सही है कि जाति जो है वर्णा की तरह बर्थ पर ही बेस होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एक्सवेटेड द विलेज नेम्ड हस्तिनापुर। हस्तिनापुर नाम के विलेज को किसने एक्सवेट किया था इन 1951-52 एंड द आर्कियोलॉजिस्ट B.B. लाल एक्सवेटेड द विलेज नेम हस्तिनापुर इन मीरूत। नेक्स्ट वन इज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, मतलब मैन और वुमेन में
कौन जो है किस तरह से प्रॉपर्टी पर किसका राइट होगा उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं। पहले इनको रीड आउट करते हैं, फिर पता लगाते हैं कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। विमेन हैड नो राइट टू पैटर्नल एस्टेट, बिल्कुल सही है। फादर की प्रॉपर्टी पर विमेन का कोई भी अधिकार नहीं होता था। पैटर्नल एस्टेट वॉज डिवाइडेड इक्वली अमंग हिज सन आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पेरेंट्स की डेथ के बाद क्या होता था, जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसको राजा बना दिया जाता था, यानी कि प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा हिस्सा उसको दिया जाता था, बाकी जो है थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है छोटे बेटों में बांट दिया जाता था। स्त्री धन कुड बी इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन एंड हस्बैंड ऑफ द वुमेन, ये भी गलत है क्योंकि इसमें सी भी लिखा हुआ है, ये गलत है। स्त्री धन सिर्फ और सिर्फ बच्चों के द्वारा इनहेरिट किया जाता था, हस्बैंड को उसका कोई हिस्सा नहीं मिलता था। ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन महाभारता, महाभारता में कितने श्लोक हैं? मोर देन 1 लाख। हु वन द बैटल ऑफ महाभारता? पांडवास। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट धर्मशास्त्र, सबसे इंपॉर्टेंट धर्मशास्त्र कौन सा है? मनुस्मृति। अकॉर्डिंग टू शास्त्रास ओनली डैश कुड रूल द कंट्री, शास्त्रों के अकॉर्डिंग सिर्फ कौन जो है कंट्री पर रूल कर सकता है? क्षत्रिय। विच ऑफ दीज रूलर्स फॉलोड एंडोगैमी, एंडोगैमी क्या होता है? अपने ही गोत्र में शादी करना। तो कौन से रूलर्स जो है एंडोगैमी को फॉलो करते थे? सातवाहन इन्हें फॉलो करते थे। हु वॉज द वाइफ ऑफ पांडवास? द्रौपदी। दुर्योधन एंड हिज ब्रदर्स वर नोन एज Kauravas. So these are the objective type questions of chapter number 3. I hope आपको सभी questions clear हो गए होंगे. Tell me in comment section. और अगर मेरे sessions आपके लिए useful हैं then like my videos and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Keep learning.